हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है क्या और इसके क्या एम है, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, तो द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 स्पेसिफाइज द सिग्निफिकेंट रोल्स ऑफ पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर एटसेट्रा. This policy entails the government vision towards the industries, industrial establishment, their functioning, progress and management. यानी कि ये जो पूरी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किसमें, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, जॉइंट सेक्टर में और कोऑपरेटिव सेक्टर में। ये क्या करती है, ये सारी पॉलिसीज़ को मेकिंग करती है जिससे कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से रन कर सकें। इसमें उसके फंक्शंस क्या होंगे, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगा, वो सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन होती हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद जो जीओई यानी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर काम करना स्टार्ट किया। और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो मेन एम था वो ये था कि किसी राज्य को ये बताना कि कोई इंडस्ट्री उसके स्टेट में कैसे और ज़्यादा ग्रो कर सकती है। सबसे पहले बात करें तो 1951 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, जिसका मेन जो एम था वो ये था कि वो फ्रेमवर्क तैयार करे और यूनियन गवर्नमेंट को अट्रैक्ट करे, जिससे कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सके। सबसे पहले जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च हुई वो हुई थी 1956 में, एंड इट कंसिस्टेड ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ दैट टाइम। और इसमें उस समय के जो भी बेसिक इकोनॉमिक्स चीज़ थी वो सारी इसमें कंसिडर की गई थी। However, soon many new industrial policies were introduced by GOI in a short period, finding to correct weakness and destruction of the industrial structure of the country that have developed before 1990. The industrial policy of 1991 was introduced. यानी कि छोटे छोटे टाइम के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाया गया था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। तो जो भी वीकनेस थी उन सबको दूर करने के लिए 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया गया। अगर हम ये देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो जाहिर सी बात है कि जो भी पहले के पॉलिसीज़ बनी थी, जैसे कि जो 1948 में बनी थी या 1956 में बनी थी या 1973 की जो पॉलिसीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी। ऐसी नहीं थी जिससे कि बहुत ज़्यादा एफडीआई इंक्रीज़ हो सके या इकोनॉमिक ग्रोथ और ज़्यादा हो सके, इसलिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाने की ज़रूरत पड़ी। देखते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या हैं। तो the new industrial policy 1991 was implemented to liberate the industrial industry from the strictness of the licensing system, which has no space for the role of the public sector. Under this policy, the government shifted its focus from PSUs. Additionally, the government focused on creating more FDI, LPG, and significant change in industrial regulation. यानी कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसका जो मेन एम है वो क्या है, वो लिबरलाइजेशन करना है। यानी कि जो भी लाइसेंसिंग का सिस्टम है उसको कम करना, ताकि जो बिजनेस हैं वो और जल्दी ग्रो कर सकें, बहुत ज़्यादा लाइसेंस का काम ना करना पड़े उन्हें। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है उनको अट्रैक्ट करे, एलपीजी को प्रमोट करे। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में रेगुलेशंस हैं उनको कम करना, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो और अच्छे से वर्क कर सकें और उनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत ना पड़े। अब देखते हैं इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या उद्देश्य हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आर रिलीविंग द कंट्री फ्रॉम रेगुलेशंस लाइक लाइसेंस एंड कंट्रोल। यानी कि कंट्री को, एक देश को उन सारे रेगुलेशन से मुक्त करना, उन सारे रेगुलेशन से रिलीफ दिलाना जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। जैसे कि लाइसेंसिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना। तो कई बार क्या होता है कि लाइसेंस लेने के लिए हमें कई बार किसी ऑफिस का बार बार चक्कर काटना पड़ता है या पेपर पेन वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ कि जो लाइसेंस की पॉलिसी है उसको रिड्यूस कर दिया गया और गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो कम कर दिया गया। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्मॉल सेक्टर, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। इंक्रीजिंग द कम्पिटिटिव कल्चर अमंग द इंडस्ट्रीज़ टू बेनिफिट द पब्लिक एट लार्ज, कंपटीशन को इंक्रीज़ करना। कभी भी अगर कंपटीशन इंक्रीज़ होता है तो इससे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो किसी कस्टमर को होता है। तो जो इसका मेन एम था वो ये था कि कंपटीशन को इंक्रीज़ किया जाए, जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको और ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट मिल पाएँ। नेक्स्ट है प्रोवाइड मोर इंसेंटिव्स टू बैकवर्ड एरियाज़ एंड देयर लोकल पीपल। यानी कि
मोर इंसेंटिव प्रोवाइड करना, किसको प्रोवाइड कराना, जो बैकवर्ड्स हैं। इसके लिए इकोनॉमिक जोन भी बनाया गया कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई बिजनेस को ग्रो करता है या कोई बिजनेस सेटअप करता है तो उसको कुछ बेनिफिट मिलेंगे या उसको कुछ छूट मिलेगी जिससे कि वो और अच्छे से ग्रो कर सके। टू लिबरेट द प्राइवेट सेक्टर टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को वर्क करने के लिए जिससे कि वो अच्छे से वर्क कर सके, इसके लिए कुछ जो पॉलिसीज़ हैं उनको लिबरेट करना। टू इंश्योर द इंक्रीमेंट टू एक्सपोर्ट एंड लिबरलाइज इम्पोर्ट, यानी कि इम्पोर्ट को लिबरलाइज करना जिससे कि जो प्रोडक्ट हमारे कंट्री में नहीं हो रहा है वो आसानी से हमारे कंट्री में इम्पोर्ट हो सके। टू इंक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना। टू लिबरलाइज द इकनॉमी, और इकनॉमी को लिबरलाइज करना। अब बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स क्या क्या हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। तो मेन फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आर, फर्स्ट इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग पॉलिसी, यानी कि जो इंडस्ट्री में लाइसेंस लेना पड़ता है उनको कम करना जिससे कि जो भी बिजनेस है वो बिना किसी झंझट के या बिना किसी लाइसेंस के आराम से हो सके। अब क्या है कि पहले बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमें कोई भी बिजनेस जो है वो आसानी से सेटअप कर सकते हैं। नाउ एनी वन कैन ईजली स्टार्ट हिज हर बिजनेस, यानी कि इंडस्ट्री, विदाउट एनी लाइसेंस इफ़ दैट इंडस्ट्री डजेंट कम अंडर द 15 सेक्टर फॉर विच लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस हम कर सकते हैं, 15 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें कि हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी एंड इंडस्ट्री रिलेटेड टू ड्रिंक्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एट्सेट्रा, यानी कि अगर हम आर्मी से रिलेटेड कोई गुड्स बनाते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ड्रिंक्स यानी जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गए तो उसके लिए भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, अगर फॉरेस्ट में हमें कुछ वर्क करना है तो उसके लिए भी हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम जाके फॉरेस्ट को तुरंत कट करने लग सकते हैं। अब बात करते हैं रिफॉर्म इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ NIP इन 1991 वॉज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अंडर विच GOI, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड ईज इन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। This resulted in increased competition among industries and attract more FDI in India, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को ऐसा बनाया गया जिससे कि जो FDI है वो हमारे देश में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। जाहिर सी बात है कि अगर विदेशों से पैसा ज़्यादा आएगा तो हमारे पास पैसा जब ज़्यादा होगा तो कोई बिजनेस स्टार्ट हम अच्छे से कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजीज़ होगी उनको हम और अच्छे से बना सकते हैं और अच्छे से लगा सकते हैं जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो हमारा लार्ज लेवल पर हो सके। नेक्स्ट है डी रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी कि बिफोर द लॉन्च ऑफ NIP, यानी कि NIP के बनने से पहले द पब्लिक सेक्टर हेल्ड रिजर्वेशंस इन सम ऑफ द की इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स। However, often the launch of NIP in 1991, the reservation policy has abolished that providing equal opportunity to private sector to invest in these key industries, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको इक्वल ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो इसमें भी वर्क कर सकते हैं। However, 3 sectors are reserved for PSUs, लेकिन अभी भी 3 सेक्टर ऐसे हैं जो कि PSU के लिए रिजर्व हैं। वो हैं माइनिंग, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और माइनिंग, इसमें कि प्राइवेट सेक्टर का वर्क नहीं होता है, ये टोटली जो है वो PSU पे बेस होती है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ MRTP एक्ट। MRTP एक्ट क्या होता है? MRTP एक्ट यानी कि मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड। In 1991, the MRTP Act was abolished under the NIP. Thus, from 2010, the Competition Commission jumped into the monitoring and supervising of competitive practice. यानी कि जो भी सुपरविज़न का काम होता है वो अब कौन करता है? मॉनिटरिंग पॉलिसी का ये सारे काम जो है 2010 से कंपटीशन कमीशन करता है। नेक्स्ट क्या है? रिफॉर्म रिलेटेड टू PSUs, यानी PSUs में भी कुछ रिफॉर्म किया गया जिससे कि वो और अच्छे से वर्क कर सके। द NIP 1991 aim to enhance the providing and efficiency of the PSUs. Government identified new strategies and priority areas for PSUs. Also, the public sector undertakings that was in the loss were sold to private sector. यानी कि जो बिजनेस जो थे वो लॉस में थे उनको क्या किया गया? प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया गया जिससे कि जो इकनॉमी है वो अच्छे से रन कर सके और जो बिजनेस लॉस में जा रहे थे उनको प्रॉफिट मेकिंग बनाया जा सके। हो सकता है कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो पब्लिक सेक्टर अच्छे से रन नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर उनको हम प्राइवेट सेक्टर को दे दें तो प्राइवेट सेक्टर में जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो प्रॉफिट अर्निंग के उद्देश्य से हो सकता है कि वो उसको और अच्छे से कर सके, उनको मैनेजमेंट अच्छा मिल सके जिससे कि जो वो सेक्टर है वो और अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। This policy is worker friendly. It has provisions that empower the worker to participate in the management disclosure of the industrial unit. This has been done in the order
टू मैनेज सिक यूनिट, यानी कि वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई वर्कर बहुत अच्छे से वर्क करता है, अगर उसमें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करता है तो उसको लगता है कि हाँ ये वर्क मेरे लिए ही है, ये वर्क मेरा ही है। इससे क्या होगा कि जो भी सिक यूनिट है, जो भी इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही हैं, वो और अच्छे से इसमें वर्क करने लगेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस के। एडवांटेजेस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज 1991 provided many advantages for the economy. They are as follows. First क्या है, liberalization of industrial regulations helped the industry grow at a rapid pace as there are fewer restrictions on the industrial sector। यानी कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी को यूज़ करती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिससे कि जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाती है। नेक्स्ट क्या है, द रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यू टू NIP इन 1991 इंक्रीज द GDP। अगर कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली एंड द इंडस्ट्रीज बिकेम मोर प्रिसाइज एंड एफिशिएंसी देन एवर बिफोर। यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, जिससे कि वो पहले नहीं थी, वो उससे और ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाएगी। विद द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रिटेल इन्वेस्टर्स गॉट अ चांस टू कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट। अगर फॉरेन ट्रेड आता है, यानी फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर हमारे कंट्री में आता है, तो इससे क्या होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको एक चांस मिलेगा कि वो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकें, यानी कि वो और अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में बना के बेच सकें, जिससे कि जो उनकी क्वालिटी वो भी इंक्रीज़ हो सके और उनको भी और अच्छा अर्निंग मिल सके। नेक्स्ट क्या है, द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज्ड बाय सिग्निफिकेंटली परसेंटेज, यानी कि जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो भी इससे इंक्रीज़ होगी। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक की। ड्रॉबैक ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, तो यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हैं जिनको कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेनली फोकसेस ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्री विद गुड कैपिटल, दस एक्सप्लॉइटिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी कि इसका जो मेन एम है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे होता है, जिससे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड अलाउड मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज टू डू बिजनेस इन इंडिया विच एक्सप्लॉइट द लोकल बिजनेस ऑफ इंडिया। ये तो है कि इस MNCs इसमें बहुत ज़्यादा आती हैं हमारे इंडिया में या हमारे किसी भी कंट्री में, तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन ट्रेड है वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा लोकल बिजनेस है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं बाहर चला जाता है, क्योंकि वो बाहर से कम्पीट नहीं कर पाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझें तो दिवाली के तौर पे जो चाइनीज़ लाइट हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन जो हमारे दिए हैं जो कि लोकल मार्केट में जो कुम्हार वगैरह बनाते हैं, तो वो उससे कम्पीट नहीं कर पाता है, जैसे कि जो उसका लोकल बिजनेस है वो कहीं ना कहीं लो चला जाता है। विद द एंड ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसेस मेनी इंडस्ट्रीज गॉट डेवलप्ड लीडिंग टू एन इंक्रीज लेवल ऑफ पॉल्यूशन। अगर लाइसेंसिंग नहीं करनी है हमें, तो जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, बहुत बड़े लेवल पे बनेगी, जिससे कि जो पॉल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगा और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको वो कहीं ना कहीं हार्म पहुँचाएगा, यानी उसको नुकसान पहुँचाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द NIP 1991 focused on chasing industries but it didn't have any provisions for employment generation and fixed labor wages। यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड वेजेस इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रोविज़न नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्या है, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSUs was a major feature of NIP 1991। However, it's one of the main options for underprivileged people to earn a job and get good quality services at a lower prices. Thus, it can exploit the poor and underprivileged section of a society। ये बहुत ही एक बड़ा ड्रॉबैक है हमारे जो NIP है उसका, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनका एक मेन जो सोर्स होता है कि उनको अच्छे से अच्छा जो जॉब है या जो उनके जो भी ज़रूरतें हैं वो PSUs ही पूरा कर पाती हैं, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनका जो मेन एम होता है वो तो प्रॉफिट अर्निंग होता है, तो कहीं ना कहीं
जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल है उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे हम समझे तो अगर हम बस को लेते हैं तो बस दो टाइप की भी चलती हैं, एक प्राइवेट चलती हैं और एक पब्लिक चलती हैं। तो पब्लिक बस जो होती हैं उनका जो फेयर होता है, जो किराया होता है वो तो बहुत कम होता है, जिससे कि जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम टोटली प्राइवेट सेक्टर में कर दें तो इससे क्या हुआ कि फैसिलिटी तो हमें अच्छी मिलेगी, हो सकता है कि सीट बहुत अच्छी हो, एसी बसेस हो, मतलब हर वहाँ पे टीवी वगैरह हर सुख सुविधा हो, लेकिन जो उसका फेयर है, जो उसका किराया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि एक पुअर पीपल नहीं बियर कर सकता, वो उसको नहीं दे पाएगा। तो इससे उसको क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह उसके लिए जाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो वर्क कर पा रहा था वो अब नहीं कर पाएगा। तो कहीं न कहीं ये प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे एनआईपी का। अब हम देखते हैं कंक्लूजन, जो और हमने पढ़ा उसका क्या है। द पॉलिसीज फॉर इंडस्ट्री एस्पायर टू दीज industrial policies were enacted for aiming at industrial development of country. However, this new policy deters various restrictions which are earlier restricting the development of the industries within the country. NIP has played an important role in encouraging foreign investment in the economy of the country and opened channels for domestic and international competition. अगर ओवरऑल इस हम पूरे टॉपिक को समझें तो इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि एनआईपी कहीं ना कहीं हमारे जो कंट्री है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर एनआईपी की वजह से ही जो लाइसेंसिंग है या जो भी हमारा फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो हमारे कंट्री में आ पाया है। अगर ये नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकनॉमी है वो क्लोज्ड इकनॉमी हो जाती, जिससे कि जो ग्रोथ है वो और अच्छे से नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं जो एनआईपी है इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक से ज़्यादा जो इसके फ़ायदे हैं वो हैं। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो एनआईपी है इसकी वजह से ही हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनको इंटरनेशनल मार्केट मिला है, और जो इंटरनेशनल मार्केट है उनको और ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं और हमें भी एक इंटरनेशनल ब्रांड मिल रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो एनआईपी है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है या हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं जो आज हमारा इकनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है वो इतना ग्रो नहीं कर पाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।